तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अब तक के कहानी के इस सफ़र में बहुत सारी अलग अलग मैंने आपको कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन एक चीज़ पे पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, किलर होते हैं, बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, उनको अगर साइड कर दें तो एक बड़ी तादाद ऐसे क्राइम, ऐसे जुर्म की होती है जिसमें कहीं ना कहीं रिश्ता इन्वॉल्व होता है, रिश्ता शामिल होता है, रिलेशनशिप। अब उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम होते हैं, जुर्म होते हैं, चाहे फैमिली के अंदर झगड़ा हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, आशिकों के बीच में झगड़ा हो। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रिश्ते कहीं ना कहीं जुर्म की ज़मीन तैयार करते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए जिसमें रिश्ता इन्वॉल्व। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जो क्राइम से अछूता हो। आप कोई भी रिश्ते को सोच लीजिए, माँ बाप, भाई बहन, बेटा, मियाँ बीवी, किसी भी तरह के, हर रिश्ते के साथ कोई ना कोई एक जुर्म चस्पा है, एक जुर्म हुआ है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज की कहानी भी एक ऐसे रिश्तों के बीच में उलझी हुई कहानी है जो एक की जान ले लेती है। इस कहानी में जलन भी है, हसद भी है, प्यार भी है, जबरन शादी भी है, एक घर बसाना है तो एक घर उजाड़ने की भी कहानी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं और आखिर में अंजाम बहुत बुरा होता है। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊं कि चूँकि आप लोग कहानी के शौकीन हैं, तो कुकू FM पर जो एक ऑडियो बुक है, आप तमाम कहानियाँ सुन सकते हैं, चाहे वो बायोग्राफी हो, क्रिमिनल की हिस्ट्री हो, कॉमेडी हो, क्राइम हो, मतलब हर तरह की कहानी जो आपको पसंद हो, जो आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुकू FM की कहानियाँ। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम तक 50 डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। तो कहानी सुनने और सुनाने का सिलसिला आप कुकू FM के ज़रिए भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो ज़रूर सुनिए। अब अपनी कहानी के ऊपर आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हर रिश्ते के साथ कोई ना कोई एक जुर्म शामिल है। इस कहानी में भी जो ज़मीन है, वो कहानी की जो ज़मीन है वो एक रिश्ता है। बिल्कुल ताज़ा तरीन कहानी है ये। बात 16 मार्च की है, 16 मार्च इसी महीने। 16 मार्च को दिल्ली के बॉर्डर से करीब हरियाणा के अलवर में भी एक इलाका है भिवाड़ी। वहाँ पे कुछ लोग एक बोरी देखते हैं और उस बोरी में कुछ उन्हें लगता है कि इंसानी खून रिस रहा है। तो घबरा जाते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। ये जो बोरी थी, एक वहाँ पे एक पुल है, सन्नाटा है, आसपास में कोई जाता नहीं है, वहीं पे पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम पहुँचती है, बोरी खोलती है, अंदर से एक लाश मिलती है। लाश सही सलामत थी और पहली नज़र में ही बिना कुछ ज़्यादा मुश्किल के पता चल गया कि ये लाश एक लड़की की है। लाश की शक्ल सूरत भी थी, पूरा शरीर, जो पूरी लाश थी वो सही सलामत थी। अब पुलिस लाश को देखती है, उसके बाद उठाती है, पंचनामा करती है और हॉस्पिटल भेज देती है, मुर्दाघर में। लेकिन लाश के साथ कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा दस्तावेज़, कोई ऐसा ID प्रूफ, कोई ऐसी निशानी नहीं मिलती जिससे पता चल सके कि ये मरने वाली है कौन। लेकिन उसका हुलिया देखकर लाश का ही लग रहा था कि इसकी उम्र 27-30 साल के दरमियान होगी। पुलिस ने तमाम कोशिश की कि पहले मरने वाले की शिनाख्त हो जाए, लेकिन तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम रहीं, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछा, वहाँ पे भी कोई कामयाबी नहीं मिली कि ये कौन लड़की है, कहाँ से आई। शिनाख्त हुई नहीं थी। पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि पुलिस लाश का क्या करे, मुर्दा घर में है। लेकिन पुलिस ने जो कानून नियम है उसके हिसाब से अगले दिन आसपास के और जो लोकल न्यूज़पेपर, उसमें ऐड दिया, उसकी तस्वीर दी कि एक लड़की की लाश मिली है, ये हुलिया है, कोई जानता हो तो बताए। आसपास के थानों से भी चेक कराया, लेकिन पूरे उस इलाके में, अलवर और भिवाड़ी में, कहीं से भी कोई ऐसा शख्स किसी लड़की को, इस तरह की हुलिया की लड़की को ढूंढता हुआ नहीं आया। तो अब पुलिस के लिए इतना तो ये था कि ये जो भी लड़की है जिसकी लाश मिली है, ये इलाका ही नहीं है, लोकल नहीं है, ये कहीं बाहर की है और इसीलिए कोई जानता नहीं है। कोई आसपास में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखाई थी। तो पुलिस के लिए चुनौती थी कि क्या करें। पुलिस ने इसके बाद लाश की तस्वीरें लेकर और बाकी चीज़ें लेकर पोस्टमार्टम कराई
और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उससे पता चला कि लड़की की मौत गला घोंटने से हुई है, गला घोंट कर उसे मारा गया। अब बिना लाश की शिनाख्त के पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी रही, आसपास के लोगों से पूछताछ करती रही। फिर जब पुलिस को लगा कि ये लोकल तो है नहीं आसपास की, तो हो सकता है कि बाहर से आई है, तो बाहर से आई है तो डायरेक्ट तो यहाँ आएगी ही नहीं लाश बनकर, कहीं किसी होटल में, किसी रेस्तरां में जो भी कातिल है जिसके साथ होगी तो कहीं रुके होंगे। अब इस एंगल से पुलिस ने आसपास के होटल और रेस्तरां को टटोलना शुरू कर दिया। पूछा गया आप लड़की का फोटो दिखा कर, किसी ने भी बताया कि नहीं हमने नहीं देखा इस लड़की को। लेकिन इसी पूछताछ के दौरान एक होटल वाले ने जो बताया पुलिस को कि करीब 2 दिन पहले, लाश 16 तारीख को मिली थी, 14 मार्च को उसने एक कार देखी थी जिस इलाके में कई चक्कर काट रही थी। तो उसने कहा उस कार का कुछ हुलिया आई है, तो बोला पता नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली का नंबर था, DL। अब पुलिस को लगा कि इस इलाके में उसी दिन लाश मिली और एक अनजान कार जो यहाँ पे पहले इन लोगों ने नहीं देखा, वो शक इसलिए भी है कि उसने 3-4 चक्कर काटे, तो ऐसा क्यों है। पुलिस ने अब उस DL नंबर की तलाश शुरू की, लेकिन वो नंबर कैसे पता चले, सिर्फ दिल्ली का नंबर है, कार का नंबर भी पता नहीं। अब पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया। जब फुटेज को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे अब नंबर मिले DL। अब उनमें से कौन सी कार, और जो चश्मदीद था वो भी भूल गया कि कैसी कार क्या, बस उसे ये याद था कि दिल्ली का नंबर था, लेकिन किस कंपनी का कार ये भी वो नहीं बता पाया। पुलिस फिर भी अपने CCTV के ज़रिए उस कार की तलाश में जुटी रही। तलाश करते करते आखिरकार फिर पुलिस उस इलाके से बाहर निकली और उसने कहा कि अगर ये कार बाहर से आई और दिल्ली के नंबर की, ना किसी टोल प्लाजा पे तो रुकी होगी। अब पुलिस ने टोल प्लाजा के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया। अब उसमें से भी कई ऐसे कार मिले दिल्ली के नंबर के, लेकिन उस टोल के आगे भी कुछ CCTV कैमरे लगे हुए थे जो अलवर और भिवाड़ी की तरफ मुड़ रहे थे। पुलिस ने अब ज़ीरो इन किया इस तरफ कौन कौन सी कार आ रही है, उसमें से कुछ कार के बारे में शॉर्टलिस्ट किया। अब हर कार के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। बाकी जो कार थे उनके मालिक और वो घर पे सबको क्लीन चिट देती गई पुलिस। एक कार के बारे में पुलिस को दूसरी वजह से थोड़ा सा शक हुआ। पुलिस ने जब CCTV फुटेज के जरिए जो नंबर निकाले थे, उसमें से जितने भी नंबर निकाले सबके मालिकों के नंबर मिल गए, लेकिन एक नंबर जो उसे मिला वो मिला दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके का, और ये कार रजिस्टर्ड थी सुनैना नाम की एक लेडी के नाम पर। अब कड़कड़डूमा इलाका और सुनैना के नाम पे रजिस्टर्ड, हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया। उसने कहा कि देखिए ये कहानी है, 16 मार्च को हमें एक लाश मिली है, एक महिला है जिसकी उम्र 27 से 30 साल के दरमियान है, कोई क्लू नहीं है, लेकिन चश्मदीद बता रहे हैं कि उसी दिन एक रहस्यमयी कार यहाँ पे कई चक्कर काट रहा था। तो हमने उसके ज़रिए एक नंबर निकाला है और ये नंबर कड़कड़डूमा का है। तो 2 सवाल है, एक तो ये कार किसकी क्या, नंबर 2 क्या उस या दिल्ली के इलाके से कोई लड़की गायब हुई है। तस्वीर भी उन्होंने भेज दी। अब दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम थानों से पता किया तो पता चला हाँ उसी कड़कड़डूमा इलाके से 14 मार्च को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट है और उसका नाम प्रियंका है, उम्र करीब 27 साल है। अब ये जानकारी हरियाणा पुलिस को दी गई कि हाँ एक लड़की गायब है और कड़कड़डूमा से गायब है। अब हरियाणा पुलिस को लगा कि ये कुछ इसमें आगे कामयाबी मिल सकती है, तो अब अलवर से एक टीम दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद उस प्रियंका के घर वालों से मिलती है। प्रियंका के जब घर वालों से मिलती है तो पहले प्रियंका की कहानी सामने आती है। पता चला कि प्रियंका 27 साल की एक पढ़ी लिखी लड़की और ट्यूशन चलाकर अपना गुजारा करती थी, दिखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। 14 मार्च की दोपहर को वो घर से ये कहकर निकली थी कि ATM से पैसे लेने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो लौटी नहीं। शाम हो गई, जब रात हो गई नहीं लौटी, तब देर रात घर वालों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, क्योंकि उसका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो मोबाइल घर पे ही छोड़ कर गई थी, क्योंकि उसने कहा ATM से पैसे लेकर आ रहे हैं। तो अब ये सारी जानकारी मिली। इस दौरान में एक और जानकारी मिली कि वो ट्यूशन कहाँ कहाँ पढ़ाती थी। तो पता चला कि एक उसी घर से थोड़ी दूर पर एक कपिल गुप्ता नाम के बिजनेसमैन हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो घर जाकर प्रियंका उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और वो भी पिछले 7-8 सालों से। अब जितने भी और भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, पुलिस ने उनके भी रिपोर्ट लिए।
अब पुलिस उनके घर पे जाकर, जिन जिनके घर पे वो ट्यूशन पढ़ाती थी, पूछताछ करने लगी हरियाणा पुलिस। 2-3 बच्चों के माँ बाप से पूछताछ करने के बाद अब पुलिस कपिल गुप्ता के घर पे पहुंचती है। वहाँ पूछताछ करती है, बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ आती है, बच्चों को करीब 7-8 साल से पढ़ा रही है। 14 मार्च को उन्होंने बताया कि उस दिन वो नहीं आई थी पढ़ाने। अब इसके बाद कपिल गुप्ता की पत्नी से भी पुलिस पूछताछ करती है कि आपको कभी कुछ लगा, जो भी केस में मदद मिले। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है, बयान दर्ज करती है, तो आपका नाम पता सब कुछ दर्ज करती है। तो जब कपिल गुप्ता की पत्नी का बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने पूछा आपका नाम क्या है, और जैसे ही कपिल गुप्ता की पत्नी ने अपना नाम बताया, पुलिस चौंक उठी। उन्होंने बताया मेरा नाम सुनैना है। अब पुलिस को फौरन याद आया कि जो अजनबी कार 16 मार्च के दिन जब लाश मिली, उससे 2 दिन पहले 14 मार्च को अलवर के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए मिली थी, उस कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो सुनैना नाम की ही किसी लेडी के ऊपर है। अब इसके बाद पुलिस ने चेक किया तो पता चला एड्रेस भी वही है जो कपिल गुप्ता के घर का है, सुनैना के घर का है। अब यहाँ से सीधे कड़ी जुड़ रही थी कि हो ना हो इस लाश और इस कत्ल से इस घर का कोई रिश्ता है। अब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। इसके बाद सुनैना से कहा कि आपकी गाड़ी 14 तारीख को अलवर के इलाके में थी और उस जगह से बेहद करीब जहाँ पे लाश मिली। सुनैना ने कहा कि वो तो घर पे थी। उसने अपने सारे प्रूफ देने शुरू किए। कपिल गुप्ता से पूछा गया, अब वो थोड़ा घबरा गया। इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। जैसे ही पूछताछ शुरू की तो पहले कपिल गुप्ता ने मुंह खोला, इसके बाद सुनैना ने मुंह खोला। जब दोनों ने मुंह खोला तो फिर पूरी कहानी खुल गई। कहानी ये थी कि कपिल गुप्ता के घर पे करीब 7 साल पहले या 8 साल पहले प्रियंका पढ़ाने पहुंची। 2 बच्चों को पढ़ाती थी और पाबंदी से पढ़ाती थी। कपिल गुप्ता दिल्ली के एक बिजनेसमैन थे। धीरे धीरे घर जब आना जाना शुरू हुआ तो कपिल गुप्ता की पत्नी कुछ और काम के सिलसिले में हमेशा बाहर भी रहती। इस दौरान में कपिल और प्रियंका की नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो गई। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। कपिल गुप्ता प्रियंका के प्यार में इतना अंधा हो गया कि अब वो उसके ऊपर बेशुमार पैसे लौटाने लगा। कहते हैं इन 7-8 सालों में उसने करीब 40 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरी करने लगा। इसके बाद कपिल गुप्ता ने जो बयान दिया वो पूरी कहानी ये थी कि धीरे धीरे जब वक्त बीता तो फिर प्रियंका ये जानते हुए भी कि वो उसके 2 बच्चे हैं, सुनैना उसके घर पे उसकी पत्नी है, वो उससे शादी करने की जिद करने लगी। उसने कहा मुझे तुमसे शादी करनी है। कपिल पहले टालता रहा। इस बीच में प्रियंका को एहसास हुआ कि सुनैना बहुत खूबसूरत है और वो उसके सामने अपने आप को कमतर महसूस करती थी। अब उसे लगा कि कहीं कपिल इसलिए तो शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसकी बीवी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात जब उसके दिल में घर कर गई तो उसने कहा कि अब मैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाऊंगी। इसके बाद उसने कपिल से कहकर बाकायदा अपने आप को और सुंदर देखने के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिसिन होता है, ये सारी चीज़ें जाकर उसने ब्यूटिशियन के पास और इधर उधर वो लेना शुरू किया। कहते हैं इसके महीने का खर्च करीब 25-30 हज़ार रुपया था, जो वो सिर्फ अपने चेहरे पर अपनी सुंदरता को निखारने के लिए करती थी। बट कपिल गुप्ता उसे पैसे देता रहा और वो इस उम्मीद में खुद को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करती रही कि एक दिन वो सुनैना से ज़्यादा खूबसूरत देखेगी और शायद तब कपिल सुनैना को छोड़कर उससे शादी कर ले। लेकिन वो अपनी खूबसूरती बढ़ाने में लगी रही। कपिल अपने फैसले पर अडिग रहा। वो उससे शादी करना नहीं चाहता था, वो अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रियंका अब भड़कनी शुरू हो गई। फिर एक रोज़ उसने कपिल को धमकी दी। उसने कहा कि जब तक सुनैना जिंदा है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, तो इसलिए तुम सुनैना को मार दो। अब कपिल के सामने बड़ी अजीब सिचुएशन कि उसकी प्रेमिका कह रही है कि तुम अपनी पत्नी का कत्ल कर दो। वो एक बिजनेसमैन पेशे से, उसका कोई क्राइम क्रिमिनल से कोई लेना देना भी नहीं था। उसने उसे समझाया कि देखो ये पागलपंती है, ये मुमकिन नहीं है, पर उसने कहा नहीं करना पड़ेगा। अब इन पीछे दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। फिर प्रियंका को भी एहसास हुआ कि कपिल गुप्ता ऐसा कुछ करेगा नहीं, तो उसने फिर उससे कहा कि ठीक है तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो। उसे पता था ये बिजनेसमैन है, इसके पास पैसे बहुत हैं, और वरना फिर मैं दुनिया को सारी चीज़ तुम्हारे बारे में बता दूंगी। अब वो ब्लैकमेल करने लगी।
अब कपिल परेशान हो गया कि पहले तो कह रहा था बीवी का कत्ल करो, अब 50 लाख मांग रही है। आखिर इसी परेशानी में एक दिन उसने सुनैना अपनी पत्नी से सारी बात शेयर कर ली। सुनैना ने जब ये बात सुनी तो पहले तो वो कपिल पे भड़की, फिर उसने कहा कि अगर एक बार उसे पैसे दे भी देंगे तो वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा, वो फिर मुंह खोलेगी, फिर पैसे मांगेगी, ब्लैकमेल करती रहेगी। अब यहाँ पे सुनैना का रोल शुरू होता है। अब तक प्रियंका कह रही थी कपिल से कि तुम अपनी पत्नी का कत्ल कर दो, मुझसे शादी कर दो। अब यहाँ सुनैना इस बात में शामिल हो जाती है और कपिल से कहती है कि इसका मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है कि इसे रास्ते से हटा दो। कपिल को भी लगता है कि यही इकलौता रास्ता है, यही उपाय है। इसके बाद कपिल अपनी पत्नी सुनैना के साथ मिलकर ये तय करता है कि वो प्रियंका को रास्ते से हटा देगा। इस काम में वो अपने 2 नौकरों को शामिल करता है, राजकिशोर और सचिन। इसके बाद तय होता है कि प्रियंका का कत्ल करके हमेशा हमेशा के लिए इस झंझट से निजात पालेंगे। 14 मार्च की तारीख तय की जाती है कत्ल के लिए। 14 मार्च के दिन में कपिल फ़ोन करता है प्रियंका को और कहता है मुझे तुमसे मिलना है, कुछ काम है। प्रियंका तैयार हो जाती है। प्रियंका अपने घर में बता कर जाती है कि मैं एटीएम से पैसे निकालने जा रही हूँ। प्रियंका बाहर आती है। कुछ दूरी पर कपिल गुप्ता अपनी गाड़ी में थे। प्रियंका आकर गाड़ी में बैठ जाती है। इस गाड़ी में ऑलरेडी दोनों नौकर पहले से सवार थे और इन दोनों को उस दिन सुबह से ही जो कपिल गुप्ता है उसने शराब पिला रखी ताकि कत्ल करते हुए ये झिझके नहीं, क्योंकि वो दोनों भी क्रिमिनल नहीं थे, पेशेवर। शायद उनका पहला कत्ल था, तो कहीं ये झिझके नहीं, इसलिए खूब शराब पिलाए ताकि ये नशे में आराम से मारे। इसके बाद ये लोग कार में बैठते हैं, फिर कहते हैं चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। कार दिल्ली से हरियाणा बॉर्डर की तरफ निकल जाती है, अलवर की सीमा में दाखिल होती है और फिर भिवाड़ी के पास उससे पहले ही रास्ते में कार के अंदर ही जो दोनों नौकर थे वो टूट पड़ते हैं और प्रियंका का गला घोंटकर उसकी जान ले लेते हैं। अब इस दौरान में प्रियंका चीखे या लोगों का ध्यान ना आए, क्योंकि कार सड़क पे चल रही है, चलती कार में कत्ल हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि कार के अंदर तेज़ आवाज़ में भजन लगा दिया था। म्यूज़िक लगाते तो बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता है या पुलिस भी कहती, उन्हें लगा कि भजन है, धार्मिक मामलों में कोई देखता नहीं है, टोकता नहीं, उनसे लगता है कि ठीक है, गाड़ी के अंदर फैमिली शरीफ लोग बैठे हैं। तो ये भी उनके दिमाग का एक फितूर था। उन्होंने गाड़ी में तेज़ आवाज़ में भजन लगाई और उस भजन के बीच में दोनों नौकरों ने प्रियंका का गला घोंटकर कत्ल किया। अब कत्ल करने के बाद लाश का क्या करें? शाम होने का इंतज़ार करते रहे दोनों, इसी अलवर और भिवाड़ी के बीच घूमते रहे, सुनसान जगह तलाशते रहे और आखिरकार उन्हें सुनसान जगह मिली इसी तातरपुर थाना एरिया में, जो अलवर के पास पड़ता। वहाँ पे एक पुलिया थी, उस पुलिया के नीचे सन्नाटा। उन्हें लगा कि यहाँ लोग आते जाते हैं नहीं, और मौका देखते ही शाम के अंधेरे में इन्होंने उस लाश को वहाँ पे पुलिया के नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद दिल में तो चोर था, ये वापस आए। फिर उसके बाद इन्होंने एक जगह रेस्तरां में खाना खाया। फिर उन्होंने उस इलाके के 2-3 चक्कर काटे, और जब भी चक्कर काटे तो कुछ होटलों और उसके पास से गुजरे, और यही 2-3 चक्कर काटना कुछ देर के अंदर, अगले 1.5 घंटे के अंदर ये लोगों की नज़र में इनकी कार आ गई और किसी एक ने देख लिया कि ये दिल्ली का नंबर है। और ये चूँकि वो पूरी तरह से एक तरह से पुख्ता होना चाहते थे कि सब ठीक है और दिल में चोर था, इसलिए वो चक्कर काट रहे थे। अगर वो 3-4 चक्कर ना काटते तो ये खुद पुलिस का कहना है कि इस केस को सॉल्व करना शायद सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि ना कोई गाड़ी का नंबर देखता, नंबर भी किसी ने नहीं देखा था, वो तो डीएल नंबर था। और उसके बाद पुलिस को ये भी नहीं मालूम होता कि यहाँ पे कौन सी कार आई है। सैकड़ों कारें आती हैं, अब डीएल की हो या हरियाणा की हो, पंजाब की हो, तो किस नंबर से पुलिस तफ्तीश करती, तो बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ये जो उन्होंने 3-4 चक्कर काटे उसमें ये अपना सुराग छोड़ गए और आखिरकार फिर पुलिस इन तक पहुंची और इस तरीके से एक कत्ल के केस को पुलिस ने सुलझाया। कपिल गुप्ता, सुनैना और दोनों नौकर पुलिस के शिकंजे में हैं, जेल जाएंगे। एक कत्ल का मुकदमा अब इनके सर पर है। तो कुल मिलाकर एक इश्क, मोहब्बत और रिश्तों के बीच में एक लड़की का कत्ल हो गया और एक परिवार जिसमें 2 बच्चे हैं, एक तरह से वो अनाथ ही हो गए, क्योंकि अब माँ बाप दोनों जेल में हैं, बच्चे घर पे हैं। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी का सिलसिला ख़त्म करूं उससे पहले अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज ज़ियाउर रहमान असम से हैं और ये CISF में नौकरी करते हैं, तो इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे ज़ियाउर रहमान साहब, एंड थैंक यू आपके मेल के लिए, आपके प्यार के लिए।
मंगेश बाजीराव पाटिल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मंगेश बाजीराव पाटिल साहब। इसके अलावा दक्ष गुप्ता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दक्ष। और सौरभ अग्रवाल ने भेजा है। परेश भाई करण भाई चौधरी, इनका भी जन्मदिन है लेकिन 1 अप्रैल को है, तो अप्रैल फूल ना हो जाए इसलिए इनको एडवांस में आज ही हैप्पी बर्थडे एडवांस में परेश भाई। साथ में अजय पुरवल, ये मंगोलिया से हैं, क्राइम तक फैमिली मेंबर, खुशी हुई मंगोलिया का नाम देखकर। हैप्पी बर्थडे अजय एंड ऑल द बेस्ट। और आपने एक स्टोरी की फरमाइश की है, वो भी ज़रूर मैं जल्दी पूरी करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा आप वहाँ। सोनाली चौहान हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सोनाली जी। और गौरव चौहान जी की पत्नी हैं ये। इसके अलावा हार्दिक सोनी, इन्होंने लिखा है कि अब तक देश में कितनी फांसियाँ हुई इसकी कहानी सुनाया। मैंने फांसी के ऊपर बहुत कुछ सुनाया। एक अनऑफिशियल फिगर है, करीब 56 से लेकर 60, करीब 60 फांसी हुई है इंडिपेंडेंट इंडिया में, आज़ाद भारत में। और जो आखिरी फांसी थी वो 4 निर्भया के गुनहगारों की थी। उससे पहले कसाब, उसके बाद याकूब मेमन, अफजल गुरु और धनंजय चटर्जी का कोलकाता में, ये आखिरी के 4-5 फांसी और 4 जो निर्भया के गुनहगार थे उनकी फांसी हुई थी। रुपेश मेहंदी रत्ता, इन्होंने कहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। श्वेता कुमारी डेनमार्क से हैं और कई लोगों ने लिखा, उनमें एक श्वेता जी भी हैं। श्वेता के अलावा रंजन श्रीवास्तव नेपाल से और कृष्ण मुरारी यूएसए से मुरारी और विवेक चावला, इन चारों ने लिखा है कि वेब क्राइम तक की वेबसाइट जो है उस पर आपकी कहानी कब आएगी, आप कब लिखेंगे। क्या करूँ, वक्त मिलता नहीं है, लेकिन टीम को बोलता हूँ जो सारी कहानियाँ उसको अच्छे से लिखें। जब मुझे मौका मिलेगा मैं भी उसमें ज़रूर लिखूँगा ताकि आप पढ़ सकें। थैंक यू सो मच इसके लिए। इसके अलावा सत्यम प्रियदर्शी हैं और ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और इनके पापा जर्नलिस्ट हैं, शायद भास्कर में हैं। और एक स्टोरी इन्होंने भेजी है जो इनके पापा ने की, उन्होंने कहा कि आप भी इसको कीजिए। मैं पढ़कर इसको सत्यम ज़रूर कोशिश करूँगा और अपने पापा को आप मेरा प्रणाम बोलिएगा। थैंक यू सो मच इस मेल के लिए। गोविंद साही गुप्ता हैं, इसके अलावा विशाल धीमन हैं, जोगेश यादव हैं, विनय सिंह हैं, सुधीर दहिया हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। प्रबल प्रताप सिंह हैं, इसके अलावा अमानत अली हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इन्होंने भी की है। सबा फहद हैं और इनका कहना अंग्रेज़ इंडिया कैसे आए इसकी कहानी सुने। बचपन में यही पढ़ने के लिए बड़े पिटाई हुई थी क्योंकि ये शायद अपने हिस्ट्री का उसमें सब्जेक्ट था। तो अंग्रेज़ भारत छोड़ो और अंग्रेज़ ने कैसे क्या किया, अब आप मुझे वापस पुराने दिन वो सारी चीज़ें याद दिलानी। चलिए कभी मौका मिला तो अंग्रेज़ कैसे भारत में घुसे ये भी आपको बताता हूँ। निकुंज दियोरा हैं सूरत से, इसके अलावा नरेश तोगरफर हैं, नरेश तोगरफर जी। और इन्होंने एक कहानी भेजी थी, कल भी मैंने शायद कहा था कि वो कहानी आप लोगों से भी शेयर करूँगा, लेकिन कल करता हूँ मैं, हालांकि वो कहानी फेक थी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।